बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म इज नॉट अ वन पर्सन टास्क। या फौरी तौर पे आप कंसल्ट करें किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर के साथ जो कि ऑटिज्म को समझता है। डायग्नोसिस का मतलब ये है कि आपका बच्चा जो है वो किस लेवल पे फॉल कर रहा है। इट्स अ लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अच्छा डॉक्टर अफाफ, मैं एक सेशन देख रही थी जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट और ऑटिस्टिक किड के पेरेंट्स थे। तो जब बच्चे ऑब्वियसली लेवल 3 पर होते हैं और वो हिटिंग बिहेवियर करते हैं कुछ भी, तो बहुत सारे पेरेंट्स, अवेयरनेस भी हमारे यहाँ कम है, अभी लोग इसको पढ़ रहे हैं। एंड अगेन थैंक्स टू सोशल मीडिया के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो अपनी बात उनकी दुनिया के हर कोने में पहुंच सकती है और हम वहाँ से एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट करें। तो वो पेरेंट्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आपने अपने बच्चे को मारना पीटना नहीं, आप इसको सिर्फ फिजिकली हर्ट करेंगे। क्योंकि उनका शायद इस तरह से था कि वो पेरेंट्स बात कर रहे थे कि वो बच्चे को जब भी वो हिटिंग बिहेवियर में अपने आता है तो पेरेंट्स भी एग्रेशन दिखाते हैं और बच्चे को मार पीट करके उसको नॉर्मल करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ नॉर्मली भी ये बिहेवियर काफी ज्यादा पेरेंट्स की तरफ से होते हैं। ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होता है डॉक्टर बर्न अफाफ आउट हो जाता है ना, के पेरेंट्स लिए का भी भी। बर्न आई आउट एम हो श्योर जाता है। कि स्पेशल बच्चों के साथ उनकी स्पेशल हम्म नीड्स हो, उनके साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल, इमोशनली भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पेरेंट्स की तरफ से एग्रेशन आता है सम टाइम इन बच्चों के लिए, उस पर आप क्या कहेंगी? हाँ, इसमें देखिए जब हम इनकी रिहैबिलिटेशन को, या आप कह लीजिए कि जब इनकी हम मैनेजमेंट को प्लान करते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनके पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करें। बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म इज़ नॉट अ वन पर्सन टास्क। इसमें एक तो हमारी टीम होती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको बिहेवियर थेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पे बिहेवियर थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होगा। अगर आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होगा। लेकिन सब स्टेप्स को इन्वॉल्व करने से पहले पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अब पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हम ये नहीं चाहते कि पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही बन जाएं जैसे कि थेरेपिस्ट होते हैं। ये हमें कैसे लेकिन डिसाइड करना है, कैसे पता चलेगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है या बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत है? यहाँ पे तो अगर हम नॉर्मली भी किसी सर्जन के पास किसी छोटे से भी वो चीज़ को लेके चले तो वो फ़ौरन सर्जरी ही बताएगा क्योंकि हम सर्जन के पास गए हैं। तो हमारे यहाँ जो ये फील्ड है मेडिकल की भी, इसमें भी कहते हैं ना कि अच्छा डॉक्टर भी आपको या अच्छा गाइड करने वाला भी आजकल मिलना एक ब्लेसिंग है। और पेरेंट्स को चूंकि अभी इतनी, हम उस अभी स्टेज पे हैं जहाँ पे हम इसको समझ रहे हैं और जहाँ पे सीख रहे हैं। तो आपके बच्चे को आपने कौन सी थेरेपी करवानी है, ये समझना सबसे पहले पेरेंट्स के लिए खुद एक, आई थिंक ये बहुत जरूरी है। हाँ नबीला, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, लेकिन आपने जो पहला सवाल किया था, ठीक है, आप आई कंप्लीट वुड कर लें लाइक कि उसको, मैं बिल्कुल। उसको कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, उसमें ये है कि पेरेंट्स की जो काउंसलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। पेरेंट्स डिजर्व कि उनको बताया जाए कि आपने अपने आप को कैसे काम रखना है, बिकॉज वन काम पेरेंट कैन रेज अ वन काम चाइल्ड। और ये जो ऑटिज्म है, जैसे इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सो पेरेंट्स कैन नॉट मैनेज और डील इन ए मंथ और इन ए 2 months और 3 months के। अब जैसे कोई भी और बीमारी या कोई भी ऐसा मसला आता है तो देखिए ना, फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, वो 3 नहीं तो 6 महीने में रिकवर हो जाता है। एक आपको उम्मीद भी होती है। अब बाज़-औक़ात पेरेंट्स की होप्स जो हैं वो बहुत शैटर्ड होती हैं। पेरेंट्स समझते हैं कि शायद अब ये कोई ऐसी मुसीबत आ गई है जो हम नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपने अपने शुरू में बताया कि पेरेंट्स जो हैं वो तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन देयर इज़ अ लिमिट ना, पेरेंट्स कितना करें। इसका मतलब ये है कि मोस्टली केसेस में जो मेरे पास, अगर आप कह लें कि 20 पेरेंट्स आ रहे हैं तो 20 में से 18 पेरेंट्स जो हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश की डायरेक्शन ठीक नहीं होती। अच्छा। सो अब हमारा रोल वहाँ पे क्या होता है, यानी एज ए कंसल्टेंट मैं उनके लिए क्या प्रोवाइड करती हूँ या बाकी कंसल्टेंट्स उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो है ना वो हम असेसमेंट और डायग्नोसिस से स्टार्ट करते हैं। सो ये जो आपने ये भी पूछा, उसका सवाल का जवाब भी इसी में आ जाएगा कि ये कौन सी थेरेपी होनी चाहिए और हम कैसे इसको मेक श्योर करें। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। जब आपको घर में ये मुख्तलिफ बच्चे के डिफरेंट बिहेवियर से अंदाज़ा हो गया कि ये बच्चा जो है इसके बिहेवियर्स डिफरेंट हैं, फिर आपने अपने तौर पे उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की और आपने डिफरेंट वीडियोस सुनी, अपने फ्रेंड्स या फैमिली से डिस्कस किया और आपको ये लगना शुरू हुआ कि ये बिहेवियर्स तो ऑटिज्म के बिहेवियर्स हैं। सो अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये कि आप फौरी तौर पे आप कंसल्ट करें किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर के साथ जो कि ऑटिज्म को समझता है। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पेडिट्रिशियंस के पास चले जाते हैं। पेडिट्रिशियन जस्ट कैन गाइड, जाहिर है वो डॉक्टर है, वो बता सकता है आपको कि ये कंडीशन क्या है। लेकिन हर फील्ड में, जैसे कि ना हार्ट स्पेशलिस्ट अलग है, अब किडनी का स्पेशलिस्ट, बिल्कुल इसी तरह से डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर्स में भी स्पेशलिटीज होती हैं। सो नॉट एवरी पर्सन कैन डील विद द ऑटिज्म। सो आपने
सर्च करना है। लेकिन जब पेरेंट्स को ये पता लग गया ना कि हमारा बच्चा ऐसा है, तो आप एक रिसर्चर भी बनेंगे। फिर आप सबसे पहले ये सर्च करेंगे कि कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा डॉक्टर है, रेलिवेंट पर्सन है जो मुझे सही गाइड कर सकता है, मुझे बता सकता है। आप वहाँ लेके जाएंगे और हमेशा अच्छा जो कंसल्टेंट या एक्सपर्ट है ऑटिज्म का, वो सबसे पहले स्टेप 1 में बच्चे की असेसमेंट और डायग्नोसिस करता है। अब आप पूछेंगे ये हमें क्यों ज़रूरी है? देखिए, असेसमेंट आपको सबसे पहले बताती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब ये है कि आपका बच्चा जो है वो किस लेवल पे फॉल कर रहा है। इट्स अ लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। वो डिफरेंट रेटिंग स्केल्स होते हैं और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, पेरेंट्स रिपोर्टिंग होती है, जिसकी बेस के ऊपर आप डायग्नोसिस को डिक्लेयर करते हैं। फिर दूसरी चीज़ असेसमेंट से आपको ये मिलती है कि आपको बच्चे का करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पता चल जाता है। करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि बिहेवियर कहाँ फॉल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन में वो कितनी हद तक, कम्युनिकेशन के कई चैनल्स है, जैसे क्या बच्चा आई कांटेक्ट देता है या नहीं देता। बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑटिज्म के आई कांटेक्ट देते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आई कांटेक्ट नहीं भी देते हैं। ठीक है, अब हम एक ही जनरलाइजेबिलिटी कर लेते हैं, यानी हम ये कहें कि आई कांटेक्ट नहीं दे रहा तो इसका मतलब है ऑटिज्म, लेकिन बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे आई कांटेक्ट भी देते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये इसका आई कांटेक्ट है, इसका फोकस है, लेकिन कम्युनिकेशन में ये हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता। रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन है, यानी ये हमें सुन तो रहा है लेकिन हमें जवाब नहीं दिया। ठीक, सो इसका मतलब है कि हमने उसका करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जान लिया। फिर जब हमें ये चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं और पता चल जाती हैं कि अब हमें इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी है या इसकी बिहेवियर थेरेपी देनी है। देखिए, बिहेवियर थेरेपी तो 100% रिकमेंडेड होती है फॉर एवरी चाइल्ड विद ऑटिज्म। क्यों? उसकी वजह ये है कि आप पेरेंट्स आते हैं, जैसे मोस्टली आते हैं पेरेंट्स मेरे पास, तो कहते हैं हमारा बच्चा बोलता नहीं, हमने स्पीच थेरेपी करवानी है। अब इस पे भी हम बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीच थेरेपी और ऑटिज्म का जो डिफरेंस, स्पीच डिले और ऑटिज्म बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, अब स्पीच थेरेपी आप सिर्फ उसको करवा सकते हैं जिसका स्पीच का प्रॉब्लम है, जो बोल नहीं पाता। अब आपने उसको सिखाने के लिए आप कोई भी स्टेप सिखाएंगे तो बच्चे का इमिटेट करना सबसे अहम है। यानी मैं आपसे कहूँ नबिया प्लीज आप ओपन योर माउथ, तो आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और आप मुंह खोलें। ठीक है, या मैं कहूँ नबिया प्लीज आप इसको चीक्स को ऐसे करें, तो आप इसको फॉलो करें। अब बाकी बच्चा कर लेगा, लेकिन ये वाला जो बच्चा है ये तो आपको इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो नहीं करेगा। आप घर में इसको कहते हैं दरवाजा खोल के आओ, दरवाजा नहीं खोलता। आप कहते हैं ग्लास पानी का पड़ा हुआ है, आप इधर उठा के रखो। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने उसका ये वाला बिहेवियर रेगुलेट करना है। सो बिहेवियर थेरेपी इज, आप समझ लें कि इट्स अ बेस लाइन फॉर एवरी थेरेपी। किस स्टेज में रिकमेंडेड होगी? ये राइट आफ्टर एज यू डायग्नोसिस। हाँ बिल्कुल, अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है, यानी आप जितनी अर्ली इंटरवेंशन देना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आउटकम्स बेहतर होना।